नमस्कार, मैं विनोद कुमार। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। जैसा कि हमने राष्ट्रवाद की दो विचारधाराओं के बारे में पढ़ा, शुरुआत में 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी राष्ट्रवाद और 1906 से लेकर 1919 तक उग्रवादी राष्ट्रवाद और 1920 महात्मा गांधी के आगमन के बाद का राष्ट्रवाद जनवादी राष्ट्रवाद या गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। गांधीवादी युग, इसकी शुरुआत 1920 से लेकर के और आज़ादी तक मानी जाती है। गांधीवादी युग महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश या गांधी का भारत आगमन गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इस दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने 1915 में भारत आने के पश्चात अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत का भ्रमण किया और भारत का भ्रमण करने के दौरान ब्रिटिश शासन और भारतीय जनता की दशा को समझने का अवसर महात्मा गांधी को मिला और इसके पश्चात महात्मा गांधी ने जिस राजनीतिक हथियार का आविष्कार दक्षिण अफ्रीका में किया था, उस आविष्कार का प्रयोग भारत में किया, जिसका नाम है सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने 3 जगह पर सत्याग्रह का प्रयोग किया। सर्वप्रथम चंपारण, फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा। चंपारण बिहार की एक जगह है। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ पर 3 कठिया पद्धति लागू थी। क्या थी? 3 कठिया, यानी जमीन के कुल हिस्से का 3/20वें हिस्से पर नील की खेती की जाती थी। इसके विरोध में आंदोलन हो रहा था। राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अन्य की मांग पर महात्मा गांधी वहाँ गए और उन्होंने आंदोलन किया इस 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी को सफलता मिली। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग जो किया वो अहमदाबाद में किया। अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने हड़ताल कर रखी थी बोनस को लेकर के। उस हड़ताल के फलस्वरूप महात्मा गांधी को सफलता मिली और 30% बोनस मजदूरों को दिलवाया। और तीसरा आंदोलन खेड़ा में किया, जहां फसल बर्बाद हो गई थी और उसके बावजूद शासन मालगुजारी वसूल कर रहा था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। और ये तीनों ही सत्याग्रह के प्रयोग जब सफल हुए महात्मा गांधी के, तो महात्मा गांधी ने इसका व्यापक स्तर पर एक अंग्रेज़ों के विरोध में, जो अब तक उदारवादी ये मानते थे कि केवल प्रार्थना पत्र और याचनाओं के माध्यम से अंग्रेज़ों से संवैधानिक सुधार किए जा सकते थे, उस सोच में बदलाव आया कि अब तक जो संवैधानिक सुधारों के माध्यम से औपनिवेशिक शासन की बात की जा रही थी, वह अब अहिंसक एवं उचित साधनों के माध्यम से स्वराज की बात की जाने लगी। 3 प्रमुख घटनाएं जिनसे गांधी सहयोगी से असहयोगी बन जाते हैं। पहला,
रॉल्ट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरा खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया था और अंग्रेजों को युद्ध के कारण हुए नुकसान के लिए लोगों से कर देने की अपील भी की थी, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरे ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी, केसरे ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। किंतु ये तीन घटनाएं, रॉल्ट एक्ट जिसके बारे में कहा जाता है न अपील, न वकील, न दलील, न दलील, एक ऐसा कानून बनाया कि किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए और बिना किसी निर्धारित अवधि के लिए जेल में डाला जा सकता था। और महात्मा गांधी ने इस रॉल्ट एक्ट को काला कानून कहा और इसके विरुद्ध फरवरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित करने का प्लान किया, किंतु ये हड़ताल 9 अप्रैल 1919 को आयोजित हुई। इस हड़ताल को भारत में प्रथम राष्ट्रव्यापी हड़ताल माना जाता है, प्रथम राष्ट्रव्यापी हड़ताल माना जाता है। इस विरोध के ठीक 4 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम जनसभा हो रही थी। इस आम जनसभा में यद्यपि उस शहर की जिम्मेदारी जनरल डायर को मिली हुई थी और डायर ने सभा का निषेध कर रहा था, लेकिन बैसाखी के मेले में आए हुए लोग वहाँ एकत्रित थे और जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी और लगभग सरकारी आंकड़े के अनुसार 373 लोगों की जान चली गई। इन दोनों घटनाओं से विक्षुब्ध होकर गांधी जी ब्रिटिशर शासन के सहयोगी से असहयोगी बन जाते हैं और इस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी उपाधि केसरी ई हिंद का त्याग कर दिया। एक अन्य और घटना खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन टर्की के खलीफा पद को ब्रिटिश शासन ने समाप्त करने की घोषणा कर दी और टर्की का खलीफा पद मुस्लिमों का धर्म गुरु माना जाता था और ये भारतीयों के अंदर एक धार्मिक उन्माद की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से या हिंदू मुस्लिमों में फूट डालने के लिए उद्देश्य से ये किया गया था। और इस आंदोलन का जो खिलाफत आंदोलन अली बंधु जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उसका नेतृत्व गांधी को दे दिया गया और इन घटनाओं से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन। गांधी की भूमिका को हम 3 आंदोलनों के माध्यम से पढ़ेंगे। एक असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवगाह आंदोलन और तीसरा आंदोलन जो है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो था वो 1 अगस्त 1920 से लेकर के 12 फरवरी 1922 तक चला। 1 अगस्त 1920 का दिन भारत के इतिहास में भारत के स्वाधीनता आंदोलन का ऐतिहासिक दिन माना जाता है। इस दिन एक तरफ गांधीवादी युग की शुरुआत हो रही थी, तो इसी दिन भारतीय स्वाधीनता के एक अध्याय समाप्त हो रहा था। वो अध्याय था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक को प्रथम राष्ट्रीय नेता के रूप में जाना जाता है और उनकी मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को। तो इस दिन एक अध्याय की समाप्ति उग्रवाद की और दूसरा गांधी युग की शुरुआत हो रही थी।
असहयोग आंदोलन में ये उद्देश्य था कि सरकार के उन कानूनों का, उन नीतियों में सहयोग नहीं किया जाए जो दमनकारी है, जो शोषणकारी नीतियां हैं, और इसी के खिलाफ रणनीति बनाई गई। और इसका पहला हथियार गांधी ने बनाया बहिष्कार। बहिष्कार के अंतर्गत सरकारी पद, उपाधि, शिक्षण संस्थान, अदालत, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया गया और रविंद्रनाथ टैगोर, राय बहादुर, महात्मा गांधी आदि लोगों ने इन उपाधियों का त्याग कर दिया। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई और धीरे धीरे ये असहयोग आंदोलन बढ़ता बढ़ता, इसकी खूबसूरत खूबी ये थी कि जन आंदोलन बन गया। और जो आरोप लगता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे कि ये सीमित और मध्यम वर्ग के लोगों, कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और असहयोग आंदोलन भारत के करीब करीब गांवों शहरों तक सिमटते सिमटते इसका इतना व्यापक विकेंद्रीकरण हुआ कि ये जन आंदोलन बन गया। और महात्मा गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का श्रेय दिया जाता है। इसमें न केवल मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग, व्यापारी, व्यवसाय, शिल्पकार, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, सब लोग इसके अंदर सम्मिलित हो गए। और इस आंदोलन से अंग्रेज इतने हावी बौखला गए, वो अंग्रेजों के मन में हुआ हो गया कि ये किस तरीके से अहिंसक तरीके से महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और जगह जगह अनेक क्षेत्रों पर, अनेक स्थानीय समुदायों में और आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाने लगी, जिसका परिणाम धीरे धीरे अंग्रेजों ने स्थानीय स्तर की संस्थाओं पर बैन लगाना शुरू किया। किंतु इसी दौरान एक घटना घटित हो जाती है 5 फरवरी 1922, जिसे चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चोरा चोरी कांड। इस चोरा चोरी कांड के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया और जिसका परिणाम ये हुआ कि कई लोग, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि नाराज हुए इस बात के लिए कि आज़ादी की लड़ाई जो इतनी व्यापक स्तर पर छिड़ गई थी उसको वापस लेकर के महात्मा गांधी ने गलत किया। किंतु महात्मा गांधी ने इसके लिए एक प्रस्ताव रखवाया और जो 12 फरवरी 1922 को पारित हो गया, जिसे बारदोली प्रस्ताव कहा जाता है। और इस बारदोली प्रस्ताव से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया और इसमें किसानों को ये भी कहा गया कि वो लगान और कर को चुकाए, क्योंकि जो असहयोग था वो असहयोग आंदोलन ही जब समाप्त हो गया तो लगान और कर चुकाना चाहिए। यद्यपि ये आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन की आग को और हवा दी, ये चेतना और ज़्यादा मुखर हुई। और सबसे बड़ी जो खूबी इसकी मानी जाती है वो ये कि अहिंसक तरीके से महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया और बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, सब के सब लोग, समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय आंदोलन की धारा के अंदर सम्मिलित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी का सविनय अवगाह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन।